बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मीडिया के अंदर तो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान जो बातचीत जारी है उस पर डेडलॉक है, लेकिन वाकफ़ान हाल का ये कहना है कि कोई डेडलॉक नहीं है। 29 तक उनके पास टाइम है और वो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पे एग्री कर जाएंगे। हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि पी जुल्कुरनैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के नामी ग्रामी पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, गहरी नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद में जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं उनके साथ और पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत ही मजबूत राब्ते में भी हैं। तो शाह साहब से पूछते हैं कि शाह साहब ये बताएं, अगर ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है तो इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो फार्मूला तय होगा कि कौन सी पोलिटिकल पार्टी को कितनी मिनिस्ट्रीज़ मिलने के चांसेस हैं? पता सर, इसमें तो देखिए ना, आसिफ साहब की कोशिश होगी भी, पार्टी की, बिलावल साहब की भी, कि ना करने के बावजूद भी मेजर शेयर लें। अच्छा। और उस मेजर शेयर में हाँ, वो शेयर जो उनकी अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलता है, जहाँ पे हो और जहाँ पे जिम्मेदारी भी कम हो। ठीक है। लितर पौला भी ना पड़े पब्लिक का। ठीक है। तो कम ही हो जावे। बिल्कुल। फॉरेन मिनिस्ट्री लेंगे? फॉरेन मिनिस्ट्री अब शायद उनकी इतनी ख्वाहिश ना हो, देख चुके हैं बिलावल साहब की, क्योंकि वो पहले जो है था ले चुके हैं। लेकिन फाइनेंस तो डेफिनेट नून अपने पास रखेगी और रखना भी चाहिए। ठीक है। लीडिंग पार्टी वही है, फिर कंधे पे बोझ भी उन्हीं का होना है। ठीक है। बाकी साथ अलाइज हैं, MQM आती है, अगर MQM को भी 3-4 कम अज़ कम वजारतें जाती हैं। ठीक है। स्टेट मिनिस्ट्री कुछ वाली, वही पुरानी IT ओवरसीज़, ठीक है। जो उनकी ये शिपिंग वाली जो लाइन है। बिल्कुल ठीक है। पीपल पार्टी जो है वो डेफिनेट देगी, लेकिन कोशिश करेगी कि ऐसी हो जिसके ऊपर पीपल पार्टी के माइंड के मुताबिक उनको फ़ायदा भी हो और पब्लिक के हिसाब से उनको जवाबदेही भी ना करना। असल क्लाइमेट चेंज इस तरह की चीज़ें जिससे पहले थी। हाँ, लेकिन बहरहाल वो उसमें देखेंगे कि उसमें बिजनेस कितना है। बिजनेस जो बिजनेस से क्या हुआ? आसिफ साहब इज़ अ गुड पॉलिटिकल बिजनेसमैन, तो आप उनसे आप तवक्को करें कि जो मजहबी अमूर लेके बैठे रहें तो क्या करेंगे वो? ठीक है। कश्मीर की तो नहीं लेंगे उनसे। यानी ऐसी मिनिस्ट्री जिसके पास प्लानिंग तो नहीं ले सकते वैसे, बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं। सर, प्लानिंग मेरे ख्याल में उनको देनी भी नहीं चाहिए। और जो जिसने तौक उठाना है, बोझ उठाना है, ये जिम्मेदारी वही लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री आप क्या समझते हैं? मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसहाक डार साहब, मैंने आज स्टोरी भी वैसे की है कि वो फ्रंट रनर हैं, लेकिन पिंडी वाले खुश नहीं हैं मेरे ख्याल में उनसे। इसलिए अगर फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होंगे, वो ना हुए तो 2 बंदों के नाम और लिए जा रहे हैं। एक सुल्तान अलाना साहब है जो बैंकर हैं, और एक अभी बैंक के ही है औरंगज़ेब साहब, उनका नाम भी लिया जा रहा है। औरंगज़ेब साहब के बारे में मैं बता दूं, ये रमदे साहब के भतीजे हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मियाँ साहब का जो प्लान A तो गया उड़, अब प्लान B में अगर सिर्फ CM पंजाब मिलता है तो मियाँ साहब की डेफिनेट ख्वाहिश तो होगी कि डार साहब ही वापस आए। ठीक है। क्योंकि वही उनका फाइनेंशियल फेस है। ठीक है। और उनकी पॉलिसियों पे मियाँ साहब को बहुत भरोसा भी है ठीक है। कि जी वही चले। अब चूँकि मियाँ साहब का कैंप अगर आप उनके राइट लेफ्ट देखें तो उनके सारे शाहीन फारिग हो चुके हैं। सारे हार गए। तो अब उन शाहीनों के फारिग हो जाएं, डार साहब भी फारिग हो जाएं, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद तो खाली हो गया। बिल्कुल। और इस अपना डार साहब तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी इन्होंने काम करना है, चेक एंड बैलेंस भी रखना है। तो इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज की परवाज़ इतनी ज़्यादा करने दी जाए कि जिसमें डार साहब को करें। हाँ, बहुत ही मजबूरी आ गई अगर दोस्तों की, तो शायद मियाँ साहब माने। बट मियाँ साहब के साथ जितना हो चुका है और जितने वादे वईद और जिन ख्वाबों पे मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे वो तो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल। तो अब ऐसे में लास्ट रिजॉर्ट पे लगता नहीं है कि डार साहब की जगह कोई और रिप्लेस करे। बट अगर ये हो गया तो आप समझे कि मियाँ साहब का ये आखिरी इलेक्शन था और मियाँ साहब बकौल मरवा साहब के फिर उनका प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा, एक और भी देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि वो नहीं होते फाइनेंस मिनिस्टर, तो चेयरमैन सेनेट हो सकते हैं फिर डार साहब। हाँ, डार साहब का कोई ना कोई उद्दत होगा ताकि मियाँ साहब अपनी प्रेजेंस रखना चाहेंगे। सही है। मियाँ साहब इस्लामाबाद को
अपनी पार्टी में ये इमेज कैसे दे देंगे कि जनाब मैं अब बिल्कुल फारिग हूँ, मैं तो हज पे जा रहा हूँ और जनाब पार्टी जनाब शहबाज भाई के हवाले, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक और भी बात है सर, अगर फ़र्ज़ किया कि डार साहब बहुत ही ज़्यादा आप जैसे कह रहे हैं कि मजबूरी की हालत में वो नहीं होते, तो जो दो नाम लिए जा रहे हैं उसमें सुल्तान अलाना साहब का नाम है, और मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, आई मे बी रॉन्ग, अलाना साहब का एक इशू है कि वो ड्यूल नेशनल है, तो वो एक प्रॉब्लम होगी। और दूसरा एक और भी इशू है, अगर ये टेक्नोक्रेट्स या बैंकर्स को लेकर आते हैं तो इनको फिर मुंतखब करवाना पड़ेगा। सेनेट से वैसे मुंतखब तो करवाया जा सकता है, अब वो तो कुछ भी हो सकता है जी, जिसको भी ले आके आए हैं उसको अकोमोडेट तो ये कर लेंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं है सर। हफीज़ शेख साहब का आपको याद होगा, जी हाँ। उनको बनाया गया और सेनेट का इलेक्शन वो हार गए। लेकिन अता साहब मेरी ज़ाती राय ये है, और जो है कि मियाँ साहब फाइनेंस की जो सीट है उसको उसके थ्रू वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वो अपना फेस रखने की कोशिश करेंगे डॉट को। वो तो आपकी 100% ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी, कोई 44 कमेटियाँ थी जिसके सरबराह डार साहब थे 2013 से 2018 के दरमियान, तो वो डेफिनेटली अपना वो बैटल ग्राउंड उसको लूज़ नहीं करेंगे। लेकिन सर मियाँ साहब पुलों के नीचे से काफ़ी सारा पानी बह चुका है अब, हाँ हार्ड हो नोज। चुका है, लेकिन उसके बाद देख रहे थे अगर कोई बैंकर भी, लेकिन वो फिर नून की अपनी चॉइस नहीं होगी, वो कुछ और दोस्तों की चॉइस होगी अगर। ठीक है, बिल्कुल लेकिन सही। दोस्त भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर जिस पार्टी को दे रहे हैं उस पार्टी की मशावरा से ही करेंगे। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम ये है, और ये डार साहब के नेगेटिव ये चीज़ जाती है, वो जब SIFC बनी थी उस टाइम भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे उससे। तो देखें, SIFC ने तो कायम रहना है और आगे चलना है। नून लीग तो SIFC से कंफर्टेबल नहीं है और ना ही जरदारी साहब होंगे। फिर ये देखिए, मामला आगे चलेगा कैसे? ये शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट है, PTM की कमिटमेंट है। आसिफ साहब को खैर इतना लेन देन ज़्यादा नहीं रहता SIFC से, बट SIFC अब आपका रोड मैप है और इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट कंप्रोमाइज़ करेगी, क्योंकि एक रोड मैप पूरा बनाया गया और उसी के लिए ये इतनी सारी कुर्बानियाँ दी गई हैं। ठीक है। एक इकनॉमिक रोड मैप पर पूरा इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इकनॉमिक डेवलपमेंट का नारा लेके आई है ना, तो उस नारे की जो बुनियादी फ़िक्र है वो SIFC की बुनियाद करती है। वो 5 सेक्टर हैं उसके, जिसमें एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, IT है, एनर्जी है। तो इन सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने एक वाज़ेह पॉलिसी बन चुकी है, तमाम कमिटमेंट्स हो चुकी हैं और इसी कमिटमेंट के ऊपर ही ये सारा का सारा जो प्लान किया गया वो बनाया गया। ठीक है। तो ऐसे में ये एक वजह हो सकती है, बन सकती है कि डार साहब के ना होने की। ठीक है। लेकिन डार साहब पिछली दफ़ा मान के जा चुके हैं। डार साहब मेरे ख्याल में तो दो वजूहत सर हैं। एक ये SIFC की बात आप जो कर रहे हैं, दूसरी IMF पे स्टिफ उनका एटीट्यूड। आपको पता है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर, यानी रुपए को मुस्तकम देखना चाहते हैं। IMF इसके अगेंस्ट है, वो कहता है ये मार्केट बेस्ड करें। लेकिन डार साहब मैनेज कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे, मेरा नहीं इशू। नहीं, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन डार साहब को जो कमिटमेंट हो चुकी हैं पुरानी PTM के दौर में, उसी को ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक उससे इख्तलाफ करेंगे तो फिर मसला मसाइल गड़बड़ हो आएंगे। जाएगा। अच्छा फिर वो जो आपका इशू है ना कि जी इमरान खान साहब से क्या सुलह हो सकती है, जी, फिर वो आ सकता है। अच्छा अभी तक यानी वो मुकम्मल तौर पे उनको वो डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया, नहीं, नहीं, तो क्यों एक है? ऑप्शन के तौर पे हैं। देखिए आप के इदारे अब माशाल्लाह बड़े ट्रेंड हो चुके हैं इस काम में। पिछले 30-35 साल की प्रॉक्सीज लड़ लड़ के सबको पता है कि कैसे मैनेज करना है। और आप देखिए ना पिछले इस 1 साल में जितनी मेहनत हुई है इस प्लान के ऊपर, तो वो प्लान बी तो हमेशा होता है। लेकिन आप ये नहीं समझते सर कि इस टाइम SIFC पे अगर दोबारा से हम वापस जाएं, तो SIFC के अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया ने वो जो डॉलर की बरसात होती थी उसका ज़माना गुजर गया है। अब राइट काइंड ऑफ लिंकेजेस डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए SIFC के अलावा आपके पास चाराकार तो हमारे पास कोई नहीं है। वन विंडो अब आज तक प्रॉब्लम हमें क्या हुई, प्रॉब्लम ही यही रहे कि जब भी सुर्ख फीता चलता है जो आए प्रोजेक्ट वो उसी आप की ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। उसी की नज़र हो जाते थे। तो वन विंडो ऑपरेशन तो ठीक है, पॉलिसी वाइज ठीक है, और वैसे भी वो असिस्टेंट के रोल में है, मैनेजमेंट के रोल में नहीं है ठीक है। SIFC सिर्फ फैसिलिटेशन रोल के अंदर है। ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता तो यही है कि ताकि सारे स्टेक होल्डर एक जगह बैठे हों और क्विक डिसीजन किए जा सके, नंबर 1।
नंबर 2 जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट पीटीआई आती या नून लीग है, इकनॉमिक डेवलपमेंट के एजेंडा के बगैर सब फेल हो जाएंगे। तो इकनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा इस्टेब्लिशमेंट का भी है और हर पार्टीज़ को सपोर्ट करने को भी तैयार है। तो अब SIFC आपकी एक नागज़ीर हकीकत है। इससे अगर डेविएशन होगी तो 18वीं तरमीम को आज तक हज़म नहीं हो सकी, तो ये ज़रा हज़म नहीं हो सकेगी। एक और भी सर बात है, SIFC इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने नैब के डर की वजह से डिसीजन लेने छोड़ दिए थे। अब इस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे हुए हैं साथ, और उन्हें खैर शायद ये ख़तरा नहीं है कि आज हम डिसीजन लें और कल नैब की पेशियाँ भुगतते रहें। हाँ, वो भी था। फिर कोर्ट्स को भी जो उनकी इंटरवेंशन, अब रेकॉर्ड एक्ट पे क्या हुआ था, जी तो बिल्कुल, अब अल्लाह करके $4-5 बिलियन से बच गए अब, बिल्कुल वरना तो हो गया था। और रेकॉर्ड एक्ट अगर रिवर्स होता तो होना क्या था कि आपके पास कोई भी इंटरनेशनल गोल्ड एंड कॉपर का माइनर ने आना ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी बंदिश हो जाती। ये जो अब मेरा ख्याल है कि ये पहले सेटलमेंट की गई है, कोर्ट के साथ भी की गई होगी किसी लेवल पर, कि जो प्रोजेक्ट्स हों उसके अंदर ये जो स्टे ऑर्डर्स आने हैं और ये जो समोटोज आने हैं उनको रोका जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास क्यों आएगा? कोई बंदा $100 लगाएगा तो 5 साल में $100 तो कमाना चाहेगा। बिल्कुल, जब तक स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी उस लेवल पे नहीं बनाएगा कि रिपेट्रिएशन के अंदर प्रॉब्लम है, प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स, बिल्कुल उसके अंदर प्रॉब्लम है कि जी रिपेट्रिएट कैसे करें, यही हमें प्रॉब्लम आता है। तो जब तक आप इन्वेस्टर को कमाने नहीं देंगे, वाही एक इन्वेस्टर सवाब के लिए तो आपके पास नहीं आएगा ना, बिल्कुल ठीक वो आएगा ही इसलिए। अपॉर्चुनिटी इतनी ज़बरदस्त है सर। सिर्फ आप एक रियल स्टेट सेक्टर को, बस 1 मिनट मैं लूँगा आपका, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इंडिया, ये तीनों कंट्री हैं जिनका रियल स्टेट के अंदर पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, क्योंकि तीनों ऑलमोस्ट अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमीज़ हैं। और जहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती है और बैंकिंग लिंकेजेस नहीं होती, वहाँ पे रियल स्टेट बहुत ग्रो करता है। आप पिछले 10 साल में देखें ना, किसी से पूछें कि आपने प्लॉट लिया था 50,000 का, कहता है आज 5 लाख का है, ठीक, 5 लाख का लिया था आज 5 करोड़ का है। तो 10 सालों में 400% की ग्रोथ हुई, 500% की ग्रोथ हुई है। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी जानता है। लेकिन चूँकि अब हम जा रहे हैं रीट की तरफ, रीट से पहले हम अनडॉक्यूमेंटेड हैं और हमारा कोई वो उस तरह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी नहीं है। रीट की अगर फॉर्मेशन सही हो जाती है और हमारी ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ये CDA, RDA, LDA, इनको लाइन, मेरा तो ख्याल था कि SIFC के अंदर रियल स्टेट को भी डालना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्टर आपका ही है, मैन्युफैक्चरिंग से बड़ा सेक्टर है इस वक्त, सही है, कि रियल स्टेट को रेगुलेट करें। देखिए ना, हम जितना बुरा भला कहें DHA को, बहरिया को, बट DHA ने एक दिया है आपको, एक लाइंस दी है एक डिसेंट हाउसिंग कि तो दी है। आज तक आपका DHA के प्लॉट के ऊपर भी आपकी वो कंफर्ट है इन्वेस्टर को, DHA की प्रॉपर्टी भी बैंकेबल है और आपकी ग्रोथ भी हुई है और आपका डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर पूरा बदला है। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी और आइंदा आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट्स कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।